वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी जेई एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाले डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम कराता है उसको हम एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम बोलते हैं। क्लियर? तो एसएससी जेई के एग्ज़ाम को समझने के लिए पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो एसएससी जेई एग्ज़ाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस को देख रहे हैं। तो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेप्स में होते हैं, 3 चरणों में होते हैं। पहला है प्री एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीनों को बैरियर पार करने के बाद हम फाइनली एसएससी जेई में इंजीनियर नियुक्त होते हैं। क्लियर? जिसमें सबसे पहला है प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम हमारा जो होता है ये 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है और इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल नंबर 200 होते हैं। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। क्लियर है? यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है ये हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। क्लियर है? ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। क्लियर है? इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 माइनस मार्किंग होती है। क्लियर है? और इसके लिए प्री एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग का प्री एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल पार्ट और दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट। क्लियर है? जो टेक्निकल पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल 3 में होता है, 3 ब्रांचेज में होता है। क्लियर है? इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है, बीटेक सब एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बट डिसिप्लिन उनका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ही डिसिप्लिन में एग्ज़ाम होता है। क्लियर है? जो टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। क्लियर है? और जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक रीजनिंग और दूसरा जनरल अवेयरनेस। ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये जनरल अवेयरनेस के कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह आपको टोटल जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और हमको 2 घंटे में उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा सही बनाने पे और गलत बनाने पे 1/4। यहाँ पर ये जो आपको एक क्वेश्चन जो मिलेगा पेपर, उसमें आपको टोटल 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स रहेंगे। उस 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट आवर्स में टेक्निकली बनाना है या रीजनिंग ही बनाना है या जनरल ही बनाना है। आप अपने सुविधा के अनुसार किसी भी क्रम में अपने हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्ज़ाम देंगे। जो मेंस एग्ज़ाम वो प्री के रिज़ल्ट निकलने के 30 से 40 दिन के अंदर करा दिया जाता है। प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकलने के 30 से 40 दिन बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। क्लियर है? ये मेंस का एग्ज़ाम आपको पेपर में लिखना पड़ता है। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आधा पेपर हिंदी में लिख दिए और आधा पेपर इंग्लिश में लिख दिए, ऐसा नहीं। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना है और आप अगर हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो आपको पूरा पेपर हिंदी में मिलेगा। यहाँ पर टोटल आपको 32 पेज दिए जाएंगे, 32 पेज की एक कॉपी दी जाएगी। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर्स नहीं दिए जाते, आपको उन्हीं 32 पेपर में पूरे पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, इसमें आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे
और हर एक क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, मतलब टोटल पेपर में आपको 360 नंबर के 360 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? इस 360 नंबर के क्वेश्चन में, इन 6 क्वेश्चन में आप कोई 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसको बनाएंगे, तो आपको 5 × 60 दैट इज 300 मार्क्स कवर होगा। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन नहीं होता, इसमें A, B, C, D ऐसे पार्ट होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, और उसमें नंबरिंग हो सकता है वो 10, 10, 20, 20 नंबर के क्वेश्चन हो, या तो 15, 15, 15, 15, 15 नंबर के क्वेश्चन हो, या तो 20, 25 और 15 नंबर का क्वेश्चन हो, या तो 20, 15, 15, 10, इस तरह से उसमें 3 या 4 पार्ट होते हैं, और उन सब का जो सम होता है एक अकेले क्वेश्चन का वो होता है 60। इस तरह आप 6 क्वेश्चन में कोई 5 क्वेश्चन चूज करते हैं। इस 5 क्वेश्चन के अंदर मे बी 4 या मे बी 3 क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट मार्क्स वेटेज के, 5 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, 25 नंबर तक भी होते हैं। उनको आपको बनाना है, और एक बार अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए एक, तो उसके अंदर वाले चारों क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता, आपको वो चारों क्वेश्चन, फिर या 4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। प्री और मेंस का पेपर निकालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। यहाँ पर मान लो आपने प्री वाले एग्ज़ाम में 200 मार्क्स में x नंबर पाए हैं, और मेंस एग्ज़ाम में 300 मार्क्स में आपने y नंबर पाया है, तो x + y मिलाकर जो z बनेगा, ये z के अनुसार पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स की रैंकिंग होती है, और इस रैंकिंग के आधार पर एक सीट पे 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। 1:3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता, नो इंटरव्यू। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिक्स डेट दिया जाएगा, वो डेट चेंज आप नहीं कर सकते। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं पहुँचे तो आपका कैंसिल माना जाएगा। स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होता है, इस कारण हमेशा आप लोग को कहा जाता है कि जब भी आप एसएससी जेई का फॉर्म भरें, खुद भरें, बड़ी सावधानी से भरें। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे, वहाँ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। 1:3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसमें जिनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं उनके आधार पर फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है, और उस मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स लोग को कॉल लेटर जाता है, ज्वाइनिंग का ऑफर आता है। क्लियर है? यहाँ पर जो आपको ये टोटल जो प्रोसीजर टाइम है वो 6 से 8 महीने का होता है। क्लियर है? लेकिन ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक पिछले 1 साल से ये थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, लेकिन जब सब कुछ ठीक रहता है तो फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक में आप लोग को हार्डली 7 से 8 महीना लगता है। मे बी ज्वाइनिंग में आपको 2-3 महीने का समय और लग जाए, डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करने में आपको 2-3 महीना और समय लग जाए, लेकिन फाइनल आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 7 से 8 महीने में कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस। तो प्री एग्ज़ाम को हम सबसे पहले देखते हैं। तो जो हमारा प्री एग्ज़ाम है उसके 2 पार्ट होते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल होता है वो 100 नंबर का आता है, और नॉन टेक्निकल 2 पार्ट होते हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50-50 नंबर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल। टेक्निकल को हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट, दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन, तीसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, चौथा पावर सिस्टम, पांचवा
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, छठवा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सातवां एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। मैंने पिछले 5 से 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो पेपर अभी रिसेंटली 2 या 3 साल से पैटर्न चेंज हुआ है वेटेज का, वो ऐसा है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट जो है उससे हमको क्वेश्चन पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन दिख जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। देन सेकंड में इलेक्ट्रिकल मशीन में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन हमको इलेक्ट्रिकल मशीन से दिख जाते हैं। इस इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से हमको 5 से 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में दिखे जाते हैं। देन पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन, ये चारों को मिला के हमारा पावर सिस्टम बनता है और इस पावर सिस्टम में 10 से 15 क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। क्लियर है। देन आ गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में दिखे जाते हैं। ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें हीटिंग, वेल्डिंग, ड्राइव्स और इल्यूमिनेशन आते हैं, ये जो पोर्शन है इससे अभी क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा बढ़ा है और ये आपको 8 से 12 कभी कभी 15 क्वेश्चन तक भी इससे दिख जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इससे आपको एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन तक मिल जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन टेक में 2 पार्ट होते हैं, पहला रीजनिंग और दूसरा जनरल अवेयरनेस। जो हमारा रीजनिंग होता है, ये जो रीजनिंग होता है इससे हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। इस 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्बल, नॉन वर्बल, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। क्लियर है। जिसमें जो वर्बल रीजनिंग है इसका वेटेज 15 से 20 क्वेश्चन का होता है। फिर जो नॉन वर्बल इसका 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। जो अरिथमेटिक रीजनिंग है इसका वेटेज 10 से 15 क्वेश्चन का होता है और जो लॉजिकल है रीजनिंग इसका वेटेज 5 से 10 क्वेश्चन होता है। क्लियर है। ओवरऑल एसएससी जेई में अगर आपको एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना है तो ये रीजनिंग का जो 50 नंबर का वेटेज है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको इस 50 नंबर में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस एक अथाह सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है, हमको सब पढ़ना है। क्लियर है। इस जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आएगा, फिर स्टैटिक जीके आता है, फिर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमी। क्लियर है। जिसमें रिसेंटली 5 या 6 साल के हम पेपर का एनालिसिस करेंगे तो करंट अफेयर जो है ये आजकल ज़्यादा पूछता है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। मतलब रिसेंटली 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हुए हैं उससे आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। देन स्टैटिक जीके जो है उससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इससे अभी क्वेश्चन थोड़ा बढ़ के आ रहे हैं, फिर भी पिछले सालों में 5 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट साइंस से आए हैं। देन हिस्ट्री से आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस, इससे आपको जो मिलेगा 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये जो पोर्शन है ये भी लगभग हमको 5 से 10 क्वेश्चन इससे मिल जा रहे हैं आजकल। अभी थोड़ा इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर इनके क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा वेटेज से पूछ रहे हैं। देन बायोलॉजी देखेंगे, बायोलॉजी का भी वेटेज अभी कुछ बढ़ा है, आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। देन लास्ट आ गया इकोनॉमी से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन
फिर भी आते ही नहीं। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको सेकंड मेंस एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा। क्लियर है? जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो एक रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट दिया जाएगा, इसमें आपको बनाना है क्वेश्चन। प्री एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेंगे, लॉग टेबल अलाउ रहेगा। क्लियर है? जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें केवल और सिर्फ केवल टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, नॉन टेक क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। टेक्निकल में आपसे थ्योरी भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कंबाइंड पेपर होता है। जैसा आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में पेपर देते हैं सेम वैसे ही होता है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, 360 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कोई 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं 60 नंबर के, ये 300 नंबर होगा। क्वेश्चन इस 5 क्वेश्चन जो रहेंगे उसके अंदर भी सब क्वेश्चन रहेंगे, जैसा मैं आपको प्रीवियस कहूँ। यहाँ पर प्री निकालने के बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपको रैंकिंग बनाना है तो आपके लिए मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्री का रिजल्ट निकलने के 30 से 40 दिन के बाद ही आपका मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है। सो इसके लिए आपको तैयारी प्री एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मेंस की तैयारी चालू करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप ऑल ओवर इंडिया में रैंक बना पाएंगे और अपनी सीट कंफर्म कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। अभी पिछले 2 या 3 साल से देखा गया है कि जितना टफ कंपटीशन होने की जो अनरिजर्व हैं उनका जो कट ऑफ मार्क्स जो गए हैं वो 145 के आसपास जा रहा है। जो ओबीसी है इसका जो कट ऑफ है वो 135 के आसपास जा रहा है। जो एससी है इसका जो कट ऑफ है वो 115 के आसपास जा रहा है, और जो एसटी है इसका कट ऑफ 110 के आसपास जा रहा है। ये पिछले 1-2-3 साल से ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जो मार्क्स थोड़ा हाई कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं। सो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये प्री एग्ज़ाम निकालना है। आप प्री निकालेंगे तभी मेंस और तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा पाएंगे। तो सबसे बड़ा बैरियर जो है, जो सबसे बड़ा बैरियर है वो क्या है? आपका प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है बहुत ईजी है। आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है और उसके अनुसार आपको नियमित पढ़ाई करना है। एसएससी जेईई एग्ज़ाम बहुत ईजी एग्ज़ाम है, बट प्रॉपर स्टडी मटेरियल न मिलने के कारण स्टूडेंट्स लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? इसमें आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको ये टारगेट बना के और ये तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना है कि टेक्निकल का आपसे हर हाल में 85 to 95 क्वेश्चन बनना ही चाहिए। टेक्निकल का आपसे 85 to 95 क्वेश्चन बनना ही चाहिए। रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करके 45 प्लस आसानी से पा सकते हैं। इसमें आपको 40 to 45 बनाना ही है। एंड देन जनरल अवेयरनेस की जो सीमा है वो बहुत वास्ट है। इसमें आपको 35 to 40 तक में ठीक है। क्लियर है? इस तरह आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तभी आप सक्सेस का कुछ चांस सोच सकते हैं। क्लियर है? इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको टेक्निकल अटेम्प्ट करना है तो आपको 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको 100 क्वेश्चन में 85 to 95 क्वेश्चन बनाने ही हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जो रीजनिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चन बनाना है और इसके लिए आप 40 से 45 मिनट ले सकते हैं।
क्लियर है। और जनरल अवेयरनेस जो ऐसा चीज़ है, आप पढ़ेंगे आपको पता होगा तो यस, नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको 20 मिनट इसके लिए सफिशिएंट है। सो स्ट्रेटजी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो प्री एग्ज़ाम है उसमें हर हालत में 160 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना, ये हमारा मिनिमम है। एंड प्लस 15 ये प्लस 15 में आप +5 +10 +15 इतना कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ रिस्क लेके। क्लियर है। बाकी आपका जो टाइम होगा वो ये टाइम के अनुसार आपको टोटल 110 मिनट लग रहे हैं। ये जो लास्ट का 10 मिनट है ये आपको ये 15 क्वेश्चन जो आपका मेन बेड़ा पार लगाते हैं उनके लिए आपको समय तभी मिलेगा जब आप इस स्ट्रेटजी के अनुसार, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने टेक्निकल में सारे टॉपिक जो मैं अभी आपको बताया उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आपको पूरा टेक्निकल पढ़ना ही पड़ेगा। आपको वहाँ पे जाकर 85 to 95 क्वेश्चन टेक्निकल के बनाने ही हैं। और रीजनिंग जो है इसमें आप चाहें तो 50 में 50 भी बना लेते हैं लोग। तो आपको रीजनिंग में मेहनत करना है। रीजनिंग में आप आराम से 45 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपसे 35 प्लस भी अटेम्प्ट हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। सो आपका पूरा जो एम रहेगा वो आपका टेक्निकल एंड रीजनिंग में रहेगा पहले, फिर आप जनरल अवेयरनेस के लिए भी टाइम दीजिए। लेकिन जनरल अवेयरनेस आप पहले पढ़ना चालू कर, टेक्निकल और रीजनिंग वीक हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो स्ट्रेटजी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले टेक्निकल एंड रीजनिंग को साथ में कवर किया जाए और जनरल अवेयरनेस के लिए 1 या 2 घंटा दिन का दिया जाए। फिर जैसे जैसे हमारा रीजनिंग स्ट्रांग होते जाता है वैसे वैसे हम जनरल अवेयरनेस को क्या करें, समय बढ़ाते जाएं। क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट है जो हमको पास कराएगा वो हमारा है टेक्निकल एंड रीजनिंग। अगर आपकी रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस है तो ये जो 45 मिनट्स का जो टाइम है इसको आप कम करके 35 तक भी ला सकते हैं। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय किसको दे पाएंगे, टेक्निकल को दे पाएंगे। क्लियर है। तो रीजनिंग है जो सबसे ज़्यादा समय खाता है, जो आपको क्या कर सकता है, बेड़ा पार भी लगा सकता है और आपको वहीं ब्लॉक भी कर सकता है। तो आपको पहले रीजनिंग को समय देके आपको रीजनिंग में परफेक्ट बनना है और टेक्निकल में परफेक्ट बनना है और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस की तैयारी रखना है। 60 डे प्लानिंग। अगर हमारा एग्ज़ाम आज से 2 महीने बाद है, हमारे पास 60 दिन है, तो 60 डे प्लानिंग कैसे करना है। यहाँ पे देखेंगे शुरू के 50 दिन आपको टेक्निकल 6 घंटा डेली पढ़ना ही है। स्टार्टिंग में आपको रीजनिंग 4 घंटा और जैसे जैसे रीजनिंग आपका पक्का होते जाए तो आपको रीजनिंग को 2 घंटा कर देना है। जनरल अवेयरनेस शुरू में 2 घंटा और जैसे जैसे आपका रीजनिंग में पकड़ अच्छा होते जाए तो आप इसको बढ़ा के 4 घंटा करिए। क्लियर है। तो आपको हर हाल में एक दिन में, अगर आप 2 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो 12 से 13 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होते जा रहा है। आपको 12 से 13 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको 12 घंटे का प्रोग्राम शेड्यूल बनाया है, लेकिन एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ योगा आपको 1 घंटा करना ही करना है। ये जो एग्ज़ाम है ये मेंटल एग्ज़ाम है। आपके पास 120 मिनट और 200 क्वेश्चन होते हैं। इस समय में आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी से ही ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और इसके लिए आपको आपके दिमाग का स्थिर होना, तैयारी तो इम्पॉर्टेंट है, तैयारी तो आपको करना ही है, बट आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए। इस कारण आपको योगा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे आपने ये पूरा टाइम को अचीव किया और आपके पास 10 से 15 मिनट बच गए और आपने मान लो 140 क्वेश्चन बनाया। 140 क्वेश्चन बनाया, आपके पास अब समय बच गया 10 मिनट
क्लियर है? ये 10 मिनट लास्ट का बहुत बड़ा खेल कर देता है एग्जाम में, क्योंकि इस 10 मिनट में आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरे को 50% में क्या है, डाउट में अटके पड़े हैं। तो आप वो 10 मिनट में क्या करेंगे, तुरंत उन क्वेश्चनों में जाएंगे और आप आराम से यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन इस 10 से 15 मिनट जो आपने टाइम सेविंग कर लिया है इसमें आपको कंप्लीट कर लेते हैं, और यही जो लास्ट का 10 मिनट है आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाता है। क्लियर है? मैंने बहुत से एग्ज़ाम खुद भी दिए हैं, हमारे पढ़ाए हज़ारों स्टूडेंट आज अच्छे अच्छे जगह प्लेस हैं। उनके लिए एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट मेन होता है। तैयारी तो अपने जगह ठीक है, एक लड़का बहुत अच्छी तैयारी करके भी बैठता है एग्ज़ाम में, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ख़राब होने के कारण वो ये चीज़ अचीव नहीं कर पाता। और एक लड़का जो टाइम मैनेजमेंट ठीक होने के कारण कुछ रिस्क उठाकर, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है, अगर आपको 50-50 में कुछ डाउट हो रहा है तो आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 130 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं और उसमें भी आपको डाउट है कि ±10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में फिर बीच में ही समझ जाना है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि जब कट ऑफ आपका 140 जा रहा है तो आपको पेपर में उस लेवल की तैयारी करना है, आपको अपने माइंड को उस लेवल में ढालना है। क्लियर है? तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप 2 महीने की तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट के 2 महीना आएगा जब, तब आपको फिर 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साल में पर डे 3 से 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, और एग्ज़ाम के 2 महीना पहले फिर 12 घंटा पढ़ाई करना ही करना है। क्लियर है? मैंने ये जो आपको टाइम टेबल बना के दिया है, जिसमें 60 दिन का टाइम टेबल है, जिसमें टेक्निकल 6 घंटा, शुरू में रीजनिंग 4 घंटा, बाद में रीजनिंग में पकड़ आने पे उसको 2 घंटा करना है, जनरल अवेयरनेस पहले 2 घंटा, और जब रीजनिंग में पकड़ आ जाए तो जनरल अवेयरनेस को 4 से 5 घंटा करना है। 1 घंटा डेली योगा करना है। और ये मैंने टाइम टेबल किसने के लिए बनाया है? 50 दिन के लिए बनाया है। लास्ट का जो 10 दिन है, आपका जो लास्ट का 10 दिन है, उस लास्ट के 10 दिन में आप अपनी तैयारी के अनुसार रिलैक्स टाइम लीजिए, अपने दिमाग को स्टेबल करिए, ज़्यादा समय योगा में दीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। पेपर के टाइमिंग पे ही पेपर बनाने बैठिए। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब वही सब इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जो आपके एग्ज़ाम में होता है। देन आप एग्ज़ाम में जाने के बाद ये जो टिपिकल टाइम मैनेजमेंट है और आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, इसको आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। आप जिस दिन एसएससी जेईई का प्री एग्ज़ाम दे के आते हैं, उसी दिन आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मेरा होना है कि नहीं होना है, और आप प्री एग्ज़ाम में अपनी सारी ताकत झोंक दीजिए। आपको प्री होना ही होना चाहिए, और जिस दिन ये कंफर्म हो जाए आप क्या करिए, उसी दिन से अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दीजिए। आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दीजिए। और क्योंकि आपका प्री का रिज़ल्ट आएगा, उसके 30 से 40 दिन के अंदर ही आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है। लड़के लोग, अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो प्री एग्ज़ाम निकलने के बाद मेंस की तैयारी में लगते हैं, और यहाँ पर जो मेन नंबर है आपका 300 नंबर, वो यहाँ से ही आना है। जो कट ऑफ जाएगा, जैसे मान लीजिए 140 कट ऑफ गया, तो जो टॉपर रहेगा वो 150 तक रहेगा, और जो लास्ट जो रहेगा वो 140 के आसपास रहेगा, या एक जो टॉपर है वो 155 तक हो सकता है। तो यहाँ आप चाह कर भी 10-20 का डिफरेंस नहीं बना सकते। ये एक नंबर पे बच्चे रहेंगे यहाँ पर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। सो अगर आपको रैंकिंग बनाना है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो भी 1:3 में स्टूडेंट की कॉलिंग होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सो ये जो चीज़ है, ये गलती ना करें।
प्री में पहले पूरी अपनी एनर्जी झोंकें, उसको क्लियर करें और प्री को एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत ही मेंस की तैयारी में लग जाएं। प्री एग्ज़ाम देने के अगले दिन ही आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर प्रिपरेशन करते हैं, सेम वैसे ही पेपर प्रिपरेशन कीजिए। एकदम इजी पेपर होता है मेंस का। लेकिन अगर आप लास्ट में 30 या 40 दिन प्रिपेयर करके बैठेंगे तो आप इसमें 150 प्लस से ज़्यादा नहीं पा सकते। 150 160 यहाँ पे आपकी गाड़ी आके रुक जाएगी। लेकिन अगर आप शुरू से प्री के एग्ज़ाम देने के बाद ही अगर मेंस की तैयारी चालू कर देते हैं तो आपको 220 प्लस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेरिट लिस्ट में टॉप में रहेंगे। विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, SSC, JEE, गेट और IAS? ये आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट के लिए कि मैं किसकी तैयारी करूं, मैं क्या करूं। SSC, JEE डिप्लोमा लेवल इसका बेसिक है। कोई भी डिप्लोमा है तो या अबव डिग्री है, डिप्लोमा BE BTech है, वो दे सकता है। गेट एग्ज़ाम के लिए आपको इंजीनियरिंग मस्ट है और IAS के लिए भी आपको ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना ही चाहिए। सो जो ये पॉली वाले स्टूडेंट हैं जो पॉलीटेक्निक करते हैं उनके लिए तो गेट और IAS का ऑप्शन नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा, BE करना पड़ेगा या BTech करना पड़ेगा, तब वो गेट या IAS दे सकते हैं। उसके लिए इनको 3 साल और पढ़ना पड़ेगा। अगर ये पॉली के बाद ही तैयारी कर रहे हैं तो शायद 2 साल 1 साल की तैयारी में ये डायरेक्ट वो SSC JEE अचीव कर सकते हैं। सो अगर कोई लड़का पॉली के बाद जॉब देख रहा है तो उसके लिए मेरा सजेशन तो ये है कि आप 1 साल 2 साल आराम से तैयारी करिए, आपका होगा। क्योंकि BE करने से आपका टेक्निकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या BE करने वाले और पॉलीटेक्निक करने वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है। आपका जो ये SSC JEE का सिलेबस है वो पॉलीटेक्निक का ही सिलेबस है। क्लियर है? वो सब आप लोग पढ़े रहते हैं। थोड़ा सा अच्छे से गाइडलाइन अगर आपको मिल जाएगी, अच्छे से आपको गाइड हो जाएगा तो आप उसी पॉली के बेस पर आराम से 1 साल में SSC JEE क्लियर कर सकते हैं। BE वाला स्टूडेंट जो है या BTech वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा दुविधा का विषय है कि वो गेट करे या IAS करे। उसके लिए उस स्टूडेंट को खुद सोचना पड़ेगा कि वो एवरेज स्टूडेंट है कि अबव एवरेज स्टूडेंट है। ये वो लड़का खुद डिसाइड करता है कि वो एवरेज स्टूडेंट है कि अबव एवरेज स्टूडेंट है। खुद को आईने के सामने खड़ा करो और डिसाइड करो कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ। कुछ फार्मूला है मेरे पास। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक थ्योरी पेपर, जितने भी थ्योरी पेपर होते हैं उसमें 60% से ज़्यादा नंबर है तो आप अबव एवरेज। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक अपने जितने थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उनके केवल थ्योरी, प्रैक्टिकल सेशनल को अलग कर दीजिए, केवल थ्योरी के सब्जेक्ट को आप एवरेज निकालिए। अगर वो 60% के ऊपर आ रहा है तो आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं। आप गेट और IAS की तैयारी आराम से करिए। अगर आपने BE के पढ़ते समय डेली 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, डेली 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए ईमानदारी से दिया है, तो आप एक एवरेज लेवल से ऊपर के स्टूडेंट हैं। आपको गेट और IAS की तैयारी करना चाहिए। अगर आपने सर्किट के लिए हेट एंड अलेक्जेंडर सिडकू के क्वेश्चन बनाए हैं, कंट्रोल के लिए M गोपाल और कू के क्वेश्चन बनाए हैं, मशीन के लिए नागराज कोठारी की बुक के न्यूमेरिकल लगाए हैं, EMF सिडकू की बुक से पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिनिमम हेल्कियस को फॉलो किया है, पावर सिस्टम के लिए नागराज कोठारी को फॉलो किया है, और डिजिटल मॉरिस मैनो की रेपुटेड बुक जो अपने यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब होती है वो बुक को अगर आपने फॉलो किया है उस समय तो आप 100% गेट और IAS की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपने BE, QB या नोट्स से पढ़ा है तो आप तैयारी मत कीजिए, क्योंकि गेट का आजकल आप हाल देख रहे हैं, IAS तो बहुत टफ होते जा रहा है। वो एक अलग ही एग्ज़ाम है। क्लियर? IAS का लेवल ही अलग है।
ये बोलो कि अगर एक आईएएस आज एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे तो क्लियर कर दे, नहीं कर सकता। एक एसएससी जेई वाला आईएएस क्लियर कर दे, नहीं कर सकता। और गेट वाला तो एक अलग ही एग्ज़ाम का पैटर्न है, गेट का सिलेबस इन सब से किसी से नहीं मिलता। आईएएस का कुछ एसएससी जेई से मिलता है या एसएससी जेई का कुछ बोलो आईएएस से मिलता है, लेकिन गेट तो एक सेपरेट एग्ज़ाम है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जेई का कुछ नहीं कर सकते। गेट की तैयारी के लिए अलग लेवल चाहिए, उसकी तैयारी अलग है, उस टेस्ट का बिहेवियर, उस टेस्ट का पैटर्न ही अलग है। गेट एग्ज़ाम देने पर आपको एमटेक करने का मौका मिलता है। पीएसयूज़ में डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है, लेकिन पिछले 2 या 3 साल से पीएसयूज़ में वैकेंसी बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। अब उन पीएसयूज़ को भी समझ आ रहा है कि उससे अच्छा हम अपने ही एम्प्लॉय को एमटेक करवाकर उससे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। सो ये एमटेक स्टूडेंट को भी आजकल वो नहीं ले रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अभी भी प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन। और ये गेट के परसेंटेज के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूरी नहीं है। इस गेट के परसेंटेज के बाद आपका इंटरव्यू लेंगी वो कंपनियां। इंटरव्यू में आपका पुराना कॉलेज कैसा था, आपका पर्सनालिटी कैसा है, ये सब चेक होता है। उसके बाद आपका पीएसयूज़ में होता है, क्लियर है। और आफ्टर एमटेक अगर आपका कहीं पीएसयूज़ में नहीं हुआ तो आपको एमटेक करना पड़ेगा 2 साल। 2 साल एमटेक करने के बाद भी आप वहाँ पे यही एसएससी जेई की तैयारी करने लग जाते हैं लोग। तो आपको अपना एम खुद बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये मैं या कोई टीचर या आपके मदर फादर ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अबव लेवल स्टूडेंट हैं कि बिलो एवरेज लेवल स्टूडेंट हैं। ये आपको खुद से सोचना है, क्लियर है, और अपने अकॉर्डिंग उस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्लियर है। जनरली अभी कुछ साल से, मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि वो क्या करते हैं, जैसे ही वो सेकेंड ईयर में होते हैं वो गेट वेट की तैयारी में लग जाते हैं। और ये गेट वेट की तैयारी में वो लोग अपना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को ढिलाई करने लग जाते हैं, उसमें उनके नंबर कम आते हैं और उसको एकदम वो किनारे बस्ते में रख देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बी कंप्लीट करते हैं आफ्टर 4 ईयर, तो वो क्या करते हैं, बड़े शहरों में, बड़े कोचिंग में, बड़े नाम, वहाँ चले जाते हैं बस एडवर्टाइजमेंट देख के। वहाँ पर ये नहीं देखते कि वो 1000 स्टूडेंट को वो कोचिंग वाला पढ़ाया है तो उसमें से केवल 2 से 5 स्टूडेंट लोग का उसने गेट में या कहीं सिलेक्शन हुआ है, या मान लीजिए 20 स्टूडेंट का हो गया, बाकी का क्या हुआ। अगर आपको लगता है कि आप अबव एवरेज लेवल स्टूडेंट हैं और आपको गेट की ही तैयारी करना है, गेट की ही तैयारी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला चीज़ आपको अपने सेमेस्टर पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपको अपनी रेफरेंस बुक जो होती हैं उन रेफरेंस बुक को आपको सब सेमेस्टर के समय पढ़ना पड़ेगा, ना क्यूबी का ना आपको नोट्स का, आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका बेसिक नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, आपको थर्ड सेमेस्टर से NPTEL के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और उनका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में गए, आपको नेटवर्क या मशीन का NPTEL का कोर्स में रजिस्टर कराए, वहाँ पे आपको IIT के प्रोफेसर जो आपके गेट के पेपर डिज़ाइन करते हैं उनसे आपको लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। वो लोग आपको क्या करेंगे, लाइव असाइनमेंट देते हैं, जिससे आपको एक आइडिया क्लियर होगा कि इस सब्जेक्ट में गेट एस्पेक्ट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो IIT के प्रोफेसर हैं उनका क्या व्यू है उस सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड, आप कोचिंग को प्रेफरेंस ना देखकर टीचर को प्रेफरेंस दीजिए। NPTEL की क्लास अटेंड करिए, पहला। दूसरा, आप रेफरेंस बुक पढ़िए। तीसरा, आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट होता है आप उस सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर टीचर के पास जाइए।
आप पार्टिकुलर टीचर के पास जाइए, बोलिए सर मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डाउट है या सर मुझे मशीन में डाउट है, आप उसको क्लियर करिए, ना कि आप पूरा होल कोर्स में जाइए। क्योंकि गेट में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको उस सब्जेक्ट में एक यूनिक मास्टरी चाहिए। आपको एसएससी जेई टाइप का नहीं कि आपको उस सब्जेक्ट में एक थ्योरेटिकल नॉलेज, अच्छा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये आपको नहीं चाहिए। गेट एग्जाम में आपको अच्छा न्यूमेरिकल पकड़ चाहिए, न्यूमेरिकल नॉलेज चाहिए। क्लियर है? तो आप जो परफेक्ट टीचर हैं उनके पास जाइए, उनसे लीजिए। आप ऐसा नहीं कि पूरे बहुत सारा पैसा देकर एक पूरे कोर्स में इनरोल्ड हो गए 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं या जिसमें आपने NPTEL की क्लास अटेंड करके अच्छा नॉलेज और पकड़ बना लिया है, जो आपको पढ़ाने वाला है उससे अच्छा आपको आ रहा है, तो आप अननेसेसरी टाइम और पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को के टीचर को टारगेट करिए, ना कि पूरा होल सोल गेट। आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर के पास जाकर उस सब्जेक्ट को करिए, तब आपको क्लियर होगा। और आप नहीं हैं, आप अपने आप को खुद जज करिए, नहीं है तो आप एसएससी जेई का तैयारी कीजिए। एसएससी जेई का तैयारी करने पर आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसकी तैयारी करते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा एक वास्ट फील्ड मिल जाता है कि जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के, आप वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लियर है? जनरल अवेयरनेस IAS हो या एसएससी जेई हो या बैंक पीओ हो, सबका सेम होता है। रीजनिंग सबका सेम होता है। RS अग्रवाल बुक मैंने खुद पढ़ी, NTPC निकाला, सेल निकाला, पावर ग्रिड निकाला, एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैनेजर की नौकरी से मैं रिज़ाइन करके आया। मैंने केवल RS अग्रवाल के ऊपर कुछ नहीं पढ़ा और मैं सब रीजनिंग बना लेता था। क्लियर है? तो आप लोग को ये टारगेट बना के पढ़ना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। रीजनिंग आप लोग करते क्या हैं? आप ये बुक उठाए और इसके सारे सवाल नहीं लगाते, आप लोग उसके कुछ टॉपिक के सवाल लगाए या वीडियो देखे, उस वीडियो वाले ने आपको 2-4 सवाल आप उसको सॉल्व लगाए हो गए। आपको RS अग्रवाल की बुक उठाइए और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व बना लीजिए। आप उसके बाद से रीजनिंग में ये बोल दोगे कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में 50 में 48 प्लस सॉल्व करके आओगे। जनरल नॉलेज जो IAS का जनरल नॉलेज होता है, जो IAS का जनरल नॉलेज होता है, वही जनरल नॉलेज एसएससी जेई का है। करंट अफेयर आज की दुनिया में जो अपन रह रहे हैं वो जो IAS की तैयारी वाला है वो भी उसी दुनिया में रह रहा है, उसके लिए भी करंट अफेयर वही है। क्लियर है? सो ये सारी तैयारी जो होती है ये एसएससी जेई की तैयारी से, जो आप नॉन टेक की तैयारी करते हैं, वो नॉन टेक की तैयारी आपको अगर मान लीजिए एसएससी जेई में नहीं भी हुआ तो आपको कहीं ना कहीं प्लेस कर देगी। बट आपको हर अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी सबको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें ये जो है इसमें कर्व हमेशा रिजोनेंस कर्व चलता है। रिजोनेंस कर्व चलता है। यहाँ पर आप जिस दिन से, ये आपका टाइम है ईयर में और ये आपकी इफिशिएंसी है, एबिलिटी टू कन्वर्ट एनी एग्ज़ाम। आप जिस दिन पहले दिन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपका कर्व बढ़ना चालू होता है और वो ऐसे करके ऐसा हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर में आपको कुछ नहीं पता, सेकेंड ईयर में आपका नॉलेज बढ़ता है, थर्ड ईयर में बढ़ता है, फोर्थ ईयर में जाके आपका नॉलेज यहाँ रहता है। अब आपके पास ये आपका इंजीनियरिंग का पीरियड हुआ, अब इसके बाद आपके पास 2 साल और है, ये पीक टाइम रहता है आपका। आफ्टर बी ये 5वां और ये 6वां, ये 2 ईयर जो बोलते हैं हम, तो ये हो गया 5वां, ये 6वां। उसके बाद कर्व फिर डाउन होने लग जाता है। ये 7, 8, 9 साल। तो आप लोग ने BE कंप्लीट किया, ये 4 साल, 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप, 3 साल ड्रॉप, यही होते हैं पीक पीरियड। इस पीरियड में आपने कोई एग्ज़ाम कन्वर्ट कर लिया तो कर लिया, बाद में फिर आपका इफिशिएंसी डाउन होने लग जाएगी, एग्ज़ाम निकालने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। मैं ये सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो दुनिया देखा हूँ उस अकॉर्डिंग
मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चमत्कार नहीं देखा है। मैंने उन्हीं लोगों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं और एक एम बना के तैयारी करते हैं। सो इसी ईमानदारी के साथ मैं आप लोग की एसएससी जेई की क्लास चालू कर रहा हूँ। मैं इसमें पूरा टेक्निकल आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा। हर सप्ताह मेरी 3 से 4 वीडियो मैं टेक्निकल के डालूँगा, एक सीरीज़ में डालूँगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सीरीज़ में मेरे को आपको वीडियो दिखेंगे। और मैं पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट से चालू करूँगा और यूटिलाइजेशन पे जाके ख़त्म करूँगा। इसमें मैं 100 से 150 वीडियो आधा घंटा से 1 घंटा की आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट भेजूंगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये तैयारी को एक एम बना के करिए। अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हैं आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका 1 साल में 101% होगा। ये मैं अपने इस प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपको एसएससी जेई का सब मटेरियल अवेलेबल कराऊंगा, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगा और जीके भी मिलेगा। थैंक यू। मैं ये अपने चैनल इलेक्ट्रिकल जंक्शन में एसएससी जेई की सारी क्लासेस अब अपलोड करना चालू कर रहा हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, मेरे लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।